हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12 के इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किस प्रकार के इसमें न्यूमेरिकल्स या केस बेस्ड स्टडी आ सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर ये जो डेरिवेशंस है, प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ये पिछले प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इस पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ये मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली ऑन अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर और एसआई यूनिट होती है वेबर, राइट। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। कई बार बच्चे इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डॉट ए होता है, ठीक है। बच्चे कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट वेबर नहीं होती, वो होती है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होती है। तो प्लीज़ अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इधर वोल्ट मीटर होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेबर, तो इसमें कंफ्यूज ना रहें। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को अच्छे से बच्चे रिवाइज करें। फैराडे लॉ के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ, इसे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ें। न्यूटन जो फैराडे का सेकंड लॉ है वही लेंज लॉ है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, ठीक है। फिर आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ या इंड्यूज मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू BLV, ये फॉर्मूला लर्न करें मोशनल ईएमएफ। आप वीडियो को पॉज करके इसका डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन से उसको ज़रूर ट्राई करें। रोटेशन के दौरान मोशनल ईएमएफ कितना होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। इंडक्शन, इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, जैसे लाइक कॉयल या सोलेनॉइड, जो ये एक एबिलिटी होती है जो अपोज करती है इसका चेंज इन करंट का। याद रखेंगे, चेंज इन करंट का अपोज करने की जो एबिलिटी होती है सोलेनॉइड या कॉइल की, कौन सा करंट? फ्लोइंग थ्रू द जनरेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये दो टाइप की होती है, सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें ये 2026 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, दोनों में से कोई सा एक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई बार बच्चे पूछते रहते हैं सर चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो आपके सामने ये भी मैं लिखते जा रहा हूँ। आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख कर प्रैक्टिस करिए। चलिए एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वर्किंग प्रिंसिपल इसका सिंपल ही है बच्चों। क्या होता है, जब भी कोई किसी भी मैग्नेट के अंदर कोई कॉइल को रोटेट करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है, जिसके कारण एक करंट इंड्यूस होती है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सिंपली कह सकते हो कि इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसकी एक इक्वेशन भी आती है, EMF इज इक्वल टू माइनस के NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसे लर्न कर लीजिए, कई बार इस पर MCQ आया हुआ है। तो MCQ कैसे पूछ लिया, जैसे अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो बताइए इंड्यूज EMF किस टाइप का हो जाएगा। तो इंड्यूज EMF आपका देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी आता है और फ्रीक्वेंसी साइन के साथ भी आता है, तो दोनों जगह ही डबल करना होगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ की 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन के आंसर दीजिए। लेंज लो, अभी बताया था लेंज लो किसकी कंजर्वेशन को ओबे करता है? आंसर है एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2,
द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज़, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है फैरड, नहीं ये तो कैपिस्टेंस की होती है, कैपिस्टेंस की ये चार्ज की होती है कूलाम। वेबर, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और हेनरी इंडक्टेंस की होती है। तो मैंने सभी की लिख दी, फैरड कैपिस्टेंस, चार्ज की यूनिट कूलाम, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर एंड इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, राइट। तो हेनरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सच दैट इट enhance the cause produce it, oppose the cause produce it, c is the direction that of cause producing it, या may be in any direction. So question number 3 इसका रहेगा oppose the cause producing it, राइट। तो लेंज लो जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस करंट की वो इस प्रकार होती है, वो अपोज करती है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस होती है। तो बी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल इज। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होता है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। व्हेन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द कॉइल इज़। देखिए अगर ये कोई कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ही ईएमएफ यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और जब सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल की वैल्यू कितनी होती है 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 0 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। You are required to design a air-filled solenoid of induction 0.016 Henry having a length 0.81 meter and radius 0.02 meter. The number of turn in the solenoid should be, कितना होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न। चलिए इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगेगा L इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट। तो म्यू नोट की वैल्यू होती है म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन आपको फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन, लेंथ गिवन है हमें यहाँ पे, रेडियस गिवन है रेडियस, तो एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर लगा के, राइट। एरिया निकाल लिया हमने, इंडक्टेंस भी गिवन है, तो सब ये चीज़ें आपको गिवन है, केवल एन निकालना है। तो आप यहाँ से एन की वैल्यू निकालिए और मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, आप मैच करिएगा। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 2866, मैं ऑलरेडी कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0। करंट जो है वो 5 एम्पियर से 0 हो जाता है, डिक्रीज हो रहा है इन 0.1 सेकेंड। द एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। कह रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के d∅/dt। इस दौरान हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये इज इक्वल टू होता है, वैसे तो माइनस के साथ आता है पर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे LdI/dt, ठीक है। करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम भी गिवन है, L निकालना है हमें यहाँ पे, और वोल्टेज भी गिवन है। तो यूज़ दिस फार्मूला, इन दोनों फार्मूला का यूज़ करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा 4 हेनरी। तो इसका क्वेश्चन 6 का 4 हेनरी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार की टर्म दिखाई दे तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करें। एट एंगल 30 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन
10⁻⁻⁴ सेकेंड टाइम भी गिवन है। इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल, तो आपसे कोयल ईएमएफ पूछ रहा है कितना इंड्यूस होगा। फिर से सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, ईएमएफ इज इक्वल टू d∅/dt, दैट मीन्स LDI/dt। ये अपने फॉर्मूले का यूज़ करें, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, जो इसका आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फाइंड आउट कर चुका। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा A 5√3 वोल्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एरिया गिवन है आपको ऑलरेडी, एंगल गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। इससे हमें मिलेगा क्या, फाई की वैल्यू मिल जाएगी B.A, अर्थात BA cos थीटा लगाकर फ्लक्स मिल जाएगा। और जैसे ही आपको फ्लक्स मिलेगा तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ईएमएफ मिल जाएगा d∅/dt। राइट, ये फाई यहाँ से निकालिएगा और टाइम आपको गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कोयल वेरीज फाई ऑलरेडी गिवन है आपको, टाइम का फंक्शन है। द इंड्यूस करंट इज ज़ीरो एट, कह रहे हैं इंड्यूस करंट कहाँ पर जीरो होगा, यानी किस वैल्यू पर इंड्यूस करंट ज़ीरो होगा आपका, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें से करना क्या पड़ेगा, हम कर लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो d∅/dt, जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो फाई की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, जो डिफ्रेंशिएशन है 2t² का 4t बन जाएगा, 4t और माइनस के 6, 4t माइनस के 6, ये बन जाएगा आपका। यदि आपको करंट को जीरो रखना है, इफ़ I इज इक्वल टू ज़ीरो, सो d∅/dt भी क्या होना चाहिए, फिर जीरो ही होना चाहिए। राइट, तो जब d∅/dt जीरो यानी वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, जीरो, यानी यहाँ पे जीरो वोल्टेज, तो यहाँ पे सीधा सीधा जीरो रख दीजिए और t की वैल्यू निकाल लीजिए 6/4, तो 6/4 सेकेंड आएगी, देख लीजिएगा 1.5 के आसपास बनेगी। राइट, 1.5 सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। अ coil is moved quickly out of a magnetic field while exiting the field. The direction of induced current will be such that it will oppose the increase in magnetic flux, support the increase in magnetic flux, oppose the motion of the coil या support the motion of the coil। देखिए, कह रहे हैं एक coil है, मूव कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो आपसे करंट की डायरेक्शन पूछ रहे हैं किस प्रकार की उसमें होगी। तो अपोज करती है हमेशा मोशन का, कोई भी कोयल हो, जैसे सिंपल अगर आप किसी बच्चे ने एडी करंट का प्रोसेस पढ़ रखा होगा तो सेम वैसे ही अगर कोई कोयल जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो हमेशा कोयल के मोशन का अपोज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। राइट, क्योंकि उसमें एक ऐसा करंट बनता है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है। लास्ट क्वेश्चन। अ वर्टिकल हेल्ड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर रिंग हैविंग अ कट एज शोन इन द फिगर, एक्सेलरेशंस ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज। कह रहे हैं जब कोई वर्टिकली मैग्नेट ड्रॉप हो रही हो किसी कॉपर रिंग के अंदर से, राइट, तो एक्सेलरेशन जो होगा डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिगर एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट। तो ड्यू टू द कट इन द रिंग ओनली ईएमएफ इज इंड्यूस, नोट द करंट। केवल यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, ईएमएफ ये तो इंड्यूस होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बट कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। सो बार मैग्नेट फॉल्स विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो बार मैग्नेट गिरेगी वो ग्रेविटी से ही गिरेगी, क्योंकि छोटे छोटे रिंग्स हैं तो उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा बट कोई करंट नहीं बनेगा यहाँ पे। राइट, तो ये थे हमारे एमसीक्यू। अब मैं आपको
जल्दी से इस चैप्टर के असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी दिखा देता हूँ, ताकि आप उनको वीडियो को पॉज करके उनके आंसर लगा सकें। चलिए जल्दी जल्दी से ये आंसर देख लेते हैं। असर्शन रीजन 1 बाय 1 आप पढ़िए, मुझे आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इस चैप्टर से आपको एक असर्शन रीजन देखने को मिल सकता है। ये मैं हिंट्स दे रहा हूँ इनके नीचे, इनका कौन सा आंसर होना चाहिए। चलिए आप इस चैप्टर के 100 टाइप क्वेश्चंस भी देखिए। इस चैप्टर में 2025 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था। वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर लगाने की कोशिश करें। चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट केस बेस्ड स्टडी। वीडियो को पॉज करें। केस बेस्ड स्टडी सोल्व करने का सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप उसके क्वेश्चंस को रीड करें, क्वेश्चन रीड करें, बाद में अपने केस को पढ़ें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। ये नेक्स्ट सेकंड केस बेस्ड स्टडी हमारी। इसमें इस चैप्टर में से एक केस बेस्ड स्टडी आ सकती है। ये थर्ड है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, वीडियो को पॉज करें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये लास्ट हमारी केस बेस्ड स्टडी है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप इससे कुछ हेल्प मिलेगी आपको। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बहुत फोकस करना है डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।